So we are starting with the next chapter, vector integration of vectors. So ये results आपको पता हैं सारे, just हम एक reading देते हैं इनको revision के लिए. We know that the integration is the reverse process of differentiation. So let small f of t and capital F of t be two factor functions such that जब हम f of t का डेरिवेटिव लेते हैं तो small f of t आता है. So we say that capital F of t is indefinite integral of small f of t with respect to t, and we write it as integral of f of t dt is equal to capital F of t plus vector c. So यहाँ पे इन्होंने ये बोला if vector f is the indefinite integral of small vector f, then vector f plus c is also indefinite integral of small vector f, where vector c is a constant vector. तो ये आपको पता है यहाँ पे vector c जो है वो constant vector है. So this constant of integration is scalar if integrand is scalar and vector if integrand is vector. Note 2, अगर आपके पास f एक वेक्टर फंक्शंस हैं, वेक्टर फंक्शन है सच दैट f1i प्लस f2j प्लस f3k वेयर f1 f2 f3 आर स्केलर फंक्शंस ऑफ सम वेरिएबल t से, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? i कैप f1 dt प्लस j कैप f2 dt प्लस k कैप f3 dt. सो ये सारे रिजल्ट्स आपको पता हैं, जस्ट एक रिवीजन की है हमने. सो डेफिनेट इंटीग्रल में इफ़ df बाई dt इज इक्वल टू स्मॉल f for all values of t in the interval ab, then the definite integral between a and b is denoted by a to b f of t dt. So इसमें क्या हो जाएगा? वेक्टर f going from a to b, that means वेक्टर f at b minus वेक्टर f at a. So ये है डेफिनेट इंटीग्रल. सो अगर आपके पास है इंटीग्रल डी एफ बाई डी टी डॉट जी प्लस वेक्टर एफ डॉट डी जी बाई डी टी, तो आपको पता है ये कैसे आया है? ये है डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट जी. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कैंसिल होके आंसर इज एफ डॉट जी प्लस सी. सिमिलरली इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? एफ क्रॉस जी प्लस सी. तो आपके पास वेक्टर वाले रिजल्ट्स प्लस इंटीग्रेशन वाले रिजल्ट्स दोनों यूज़ होंगे साइमल्टेनियसली. देन 2r डी आर बाई डी टी है अगर, सो आपको पता है ये डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर है. सो ये क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपल आर स्क्वायर प्लस सी. ये क्या है? डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर. सो इसीलिए डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर आ गया. अगर आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है तो इसमें क्या होता है? देखो एक मिनट, फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो, इवैल्यूएट ए क्रॉस डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर. इसी तरह क्या है ना, यहाँ पे वेक्टर आर था, यहाँ पे वेक्टर ए है. सो यहाँ पे देखो होता क्या है, अगर मैं ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का डेरिवेटिव लेती हूँ, सो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का डेरिवेटिव विल बी वेक्टर ए एज इट इज़ क्रॉस डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर प्लस फिर इसका डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी क्रॉस डी ए बाई डी टी. अब आपको पता है सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी ज़ीरो. सो वी आर गेटिंग डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए क्रॉस डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर. तो जब आप इंटीग्रेशन लोगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स इंटीग्रेट करने पे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस. सो यहाँ पे डी बाई डी टी और इंटीग्रल कैंसिल होके आंसर इज ए क्रॉस डी ए बाई डी टी प्लस सी. सो वही रिजल्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज आर क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस सी. नेक्स्ट है, अगर आपके पास है वेक्टर ए क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो वेक्टर ए तो क्योंकि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये दिया हुआ है कांस्टेंट वेक्टर है, सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी सिंपल ए क्रॉस आर. देन सी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू सी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर डी टी. सो सारे रिजल्ट्स ट्रिवियल हैं जो आपको पता है. सो लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2. अभी देखो कितना इजी एग्जाम्पल है. इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन है. सो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आई कैप वाली टर्म्स को अलग, 0 to 1 टी डी टी, फिर जे कैप वाली इंटीग्रल अलग कर लिया, के कैप वाला इंटीग्रल अलग कर लिया. देन टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, इसकी टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 3 टी क्यूब बाई 3 प्लस 3 टी 4 बाई 4, और इन सब में लिमिट्स पुट कर दी 0 to 1. सो आपका जो आंसर आया है वो वेक्टर ही आया है. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज इवैल्यूएट a डॉट बी क्रॉस सी डी टी व्हेन वेक्टर ए बी सी आर गिवन टू यू. तो आपको पता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है,
ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे निकालते हैं हम। सबसे पहले वेक्टर ए लिखा यहाँ से, टी माइनस 3 और 2t, फिर वेक्टर बी लिखते हैं 1 माइनस 2 और 2, फिर वेक्टर सी के कोफिशिएंट्स 3t एंड 1। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे सो यू आर गेटिंग 10t माइनस 15, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, तो आंसर जो है वो स्केलर आता है इसका। सो 10t माइनस 15 की अब आपने इंटीग्रेशन कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 1 to 2। सो सिंपल इंटीग्रेशन है, आंसर इज कमिंग टू बी 0। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इफ वेक्टर r is this, then calculate dr by dt क्रॉस d square r by dt square। तो इसको भी अब आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो हमने इसके लिए एक रिज़ल्ट किया है कि अगर मैं डी आर बाई डी टी की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेती हूँ तो क्या आता है 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि रिज़ल्ट यूज़ करने से इजी है, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल लो। अगर देखो ये आपको वेक्टर आर गिवन है, आप यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू आती है निकालनी, सिंपल डेरिवेटिव करना है 2i कैप प्लस 6t कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप हो जाएगा। देन आप डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालो, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। सो ये वेक्टर आर था, ये डी आर बाई डी टी निकाल लिया, ये डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल लिया। फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है हमें, आई जे के लिख के पहले डी आर बाई डी टी के कोफिशिएंट्स फिर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। सो ये आंसर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है फ्रॉम 1 to 2। सो 18 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 आई कैप एज इट इज़, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 एंड 12 की इंटीग्रेशन 12t। फिर लिमिट्स पुट करोगे आप 1 to 2। So finally this will be your answer. Next is example number 5. If vector r is this, prove that। तो इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही करो। ये वेक्टर r गिवन था, डी आर बाई डी टी निकाला और फिर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल लिया। सो ये डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं ये r के। सो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जैसे इन्होंने किया है जो आंसर आएगा आपका उसकी इंटीग्रेशन कर दोगे आप 1 to 2 में। ऑल्दो ये क्वेश्चन इन्होंने ऐसे नहीं किया, इसमें दे आर यूजिंग द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट ये है कि अगर हम r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो रिज़ल्ट r क्रॉस डी आर बाई डी टी आ जाता है फ्रॉम 1 to 2। तो ये r क्रॉस डी आर बाई डी टी आया फ्रॉम 1 to 2, तो पहले टी में 2 पुट करेंगे और फिर 1 पुट करेंगे, तो ये लिमिट्स पुट करके दिस इज़ द आंसर। सो टोटली आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, इनकी तरह कर सकते हो या सिंपली आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी स्क्वायर फाइंड, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज 6th एग्जाम्पल। सॉल्व डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स गिवन दैट वेक्टर आर इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0 एंड डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर यू। तो ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है आपने। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन डी आर बाई डी टी वैक्टर ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वैक्टर बी इंटू टी प्लस वैक्टर सी वेयर वैक्टर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये भी वैक्टर होगा। नाउ वी आर गिवन दैट डी आर बाई डी टी इज़ यू व्हेन टी इज़ 0। तो जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर यू मिल जाएगा। सो वेक्टर यू यहाँ पुट करके ये आंसर आ गया। इसकी फिर से इंटीग्रेशन कर दो, डी आर बाई डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई 2 टी क्यूब बाई 3 प्लस वेक्टर बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वेक्टर यू टी प्लस साथ में आ गया वेक्टर डी। अब इस वेक्टर डी की वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज़ वेक्टर आर इज़ 0 व्हेन टी इज़ 0। सो जब आपने वेक्टर आर 0 किया टी इक्वल टू 0 के लिए तो डी की वैल्यू आपकी आ गई है 0। सो हैंस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए टी क्यूब बाय 6 प्लस वेक्टर बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी टाइम्स वेक्टर यू इज़ द आंसर।
Next is example number 7. The acceleration of a particle at any time t is given by vector A is equal to this. If the velocity v and displacement r are 0 at t is equal to 0, find vector v r at any time t. So आपको पता है वेक्टर ए को हम dv by dt लिखते हैं और इसमें दिया भी हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. सो वेक्टर v इज इक्वल टू दिस. cos 2t की इंटीग्रेशन आ गई sin 2t over t 2. Then sin 2t की again minus cos 2t over 2 and 16t square by 2 plus c. Now you are given vector v is 0 at t is equal to 0. तो जब हम इसमें t को 0 पुट करके v 0 करेंगे तो c की वैल्यू आ रही है -4j. तो ये c की वैल्यू -4j यहाँ पे पुट करके j वाली टर्म्स को कंबाइन करके ये हमें मिल गया वेक्टर v. नाउ वेक्टर v कैन बी रिटन एज dr by dt. सो इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे. साइन 2t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t बाई 2, इसकी साइन 2t बाई 2 -4t प्लस 8 क्यूब बाई 3 प्लस वेक्टर d. ना यू आर अगेन गिवन r इज़ 0 एट t इज़ इक्वल टू 0. सो इसमें t को 0 पुट करके r को 0 करोगे तो आपको वेक्टर d की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ कमिंग टू बी 3 वेक्टर i. सो क्योंकि ये 3 वेक्टर i है तो इसको i कैप वाले वेक्टर के साथ कंबाइन करके आई एम गेटिंग वेक्टर r इज इक्वल टू 3 minus 3 cos 2t वेक्टर i प्लस 2 sin 2t minus 4t j कैप प्लस 8 क्यूब बाई 3 k कैप. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8. सो अभी तक आप कर रहे थे वेक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t. तो t स्केलर था. सो इंटीग्रेशन वेक्टर की कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू अ स्केलर. अब यहाँ पे आप करोगे एक स्केलर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर. सो इवेल्यूएट फाई डी आर वेयर फाई इज दिस. इसका मतलब फाई जो है वो स्केलर है लेकिन वेक्टर आर. सो ये स्केलर नहीं है. आर क्या होता है? वेक्टर आर होता है हमारा एक्स आई कैप. ये याद रखना आपने हमेशा. वेक्टर आर होता है हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन जनरल. सो क्योंकि यहाँ पे डी वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब ये बन गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. ठीक है. सो इसका मतलब इंटीग्रेशन आपने स्केलर की करनी है लेकिन करनी है विद रिस्पेक्ट टू अ वेक्टर आर. अच्छा, अब वेक्टर आर है तो हमें बताया है कि इवेल्युएट दिस from this point to this along the parabola y is equal to x square z is equal to 0. सो ये डी वेक्टर आर देखना है. अब हमने क्या आ जाएगा हमारा. सो हम बोलेंगे कि डी वेक्टर आर मैंने आपको बताया था ना ये होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. सो इस वेक्टर आर में क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं एक्स को टी ले लूँ तो वाई टी स्क्वायर हो जाएगा. पैरामीट्रिक याद है जब आपका पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो आप पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन लेते थे ना 80 स्क्वायर कॉमा 280. लेकिन यहाँ पे आपका जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है. सो इसमें आ जाता है 280 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर. सो वही किया इन्होंने. ए की वैल्यू इस पैराबोला में 1 है. सो अगर हम x को t ले रहे हैं तो y टी स्क्वायर आ रहा है और z जो है वो 0 है. सो डी एक्स डी टी के इक्वल डी वाई 2dt डी टी एंड डी जेड इज़ 0. सो ये डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके आई एम गेटिंग डी वेक्टर आर इज़ इक्वल टू दिस. सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देनी है. सो फाई की वैल्यू एक्स क्यूब वाई प्लस 2y और डी आर की वैल्यू ये वाली मैंने ये पुट कर दी. सो अब ये क्या बन गया क्योंकि इधर तो विद रिस्पेक्ट टू टी है और इधर एक्स वाई है तो यानी कि मैंने ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ली हैं इनको भी मैं यहाँ पुट कर दूँगी. तो एक्स को टी और वाई को टी स्क्वायर जब आप यहाँ पुट करोगे तो फाइनली ये आ जाएगा. सो अब इसको एक बार डी टी आई कैप. सो आई कैप टी रेज टू पावर 5 प्लस 2t स्क्वायर डी टी प्लस जे कैप 2t रेज टू पावर 6 प्लस 4t क्यूब डी टी. और इंटीग्रेशन कैसे पता लगती है यहाँ से. देखो इंटीग्रेशन जब आप करोगे ये
तो x की वैल्यू जा रही है 1 to 2, ठीक है। सो ये देखो x इज इक्वल टू t था, x जा रहा है 1 to 2, इसका मतलब t भी 1 to 2 जाएगा। अब आपने चेक कर लेना है बाकी वैल्यूज़ में भी t की सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर t 1 to 2 जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से y 1 to 4 जा रहा है, एंड यस ये देखो y 1 to 4 जाना चाहिए, और z हमेशा 0 है। सो t की लिमिट्स मिल गई मुझे 1 to 2। सो ये लिख दिया t की लिमिट्स 1 to 2। आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, वो आप कर लोगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, द लाइन जॉइनिंग 110 एंड 240। तो अब सबसे पहले तो आपको 3D में लाइन की इक्वेशन निकालनी याद है, कैसे निकालते थे हम लाइन की इक्वेशन? एक पॉइंट, सो x माइनस 1 y माइनस 1 एंड z माइनस 0, बीच में होता था इक्वल टू, और नीचे होते थे डायरेक्शन रेशोज़। डायरेक्शन रेशोज़ कैसे निकालेंगे? जब हमें 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन पता होता है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके हमें उस लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ मिलती हैं। सो 2 माइनस 1 इज़ 1, 4 माइनस 1 इज़ 3 एंड 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब मैं अगर इसको इज इक्वल टू t से बोल दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? t प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3t प्लस 1 एंड z इज़ 0। सो इन वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है। अगर x ये है तो dx क्या मिल गया? अब हमें dx मिल जाएगा 1, dy क्या मिल जाएगा यहाँ से 3 एंड dz इज़ 0। सो ये वैल्यूज़ कहाँ? यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये dx आई कैप। सो dx है 1, dx क्योंकि 1 आया है और dy 3 आया है, तो आई एम गेटिंग i प्लस 3j कैप। ये आ गया d वेक्टर r, ठीक है। फाई की वैल्यूज़ ये हैं, तो जो x y z की वैल्यूज़ आई थी वो यहाँ पे भी पुट करेंगे। अब आपने देख लेना है लिमिट्स। सो x की वैल्यू आई थी t प्लस 1। एक मिनट देखो, अगर x की वैल्यू t प्लस 1 है एंड x इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो t विल गो फ्रॉम 0 to 1। तो आपने चेक कर लेना है, ये देखो ये निकाली इन्होंने लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू t, ये x y z की वैल्यूज़ आ गई, dx dy dz आ गया, ठीक है। फिर फाई में यही वाली x y z की वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये फाई मिल गया, और d वेक्टर r में पुट करेंगे dx dy dz की वैल्यू, तो ये मिल गया। अब रह गई लिमिट्स। लिमिट्स के लिए क्योंकि x गोज़ फ्रॉम t प्लस 1 है, सॉरी x इज़ इक्वल टू 1 प्लस t है, एंड x इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो t इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 1। तो आप देख लो y के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, y इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 4 फॉर t इज़ इक्वल टू 0 to 1, बिल्कुल ठीक है। सो यानी कि t की लिमिट्स मिल गई 0 to 1, ये पूरा फाई आया था और ये dr आया। सो आई कैप करके ये आई कैप वाली टर्म्स है, ये जे कैप वाली टर्म्स हैं, सिंपल टी की पावर्स हैं जिनकी इंटीग्रेशन करोगे आप और लिमिट्स पुट कर दोगे 0 to 1। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9। इवेल्यूएट दिस वेयर सी इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो अगेन इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ली है इन्होंने, x माइनस 1 x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 0। नीचे के लिए 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, और 4 माइनस 0 करेंगे तो 4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू t से। सो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिल गई। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी है, और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेनी है। सो ये मिल गया वाई की वैल्यू पुट की t, z की वैल्यू पुट की 4t, तो मिल गया 4t स्क्वायर, और dx की वैल्यू आ रही है सिंपल dt, ये बन गया। देन z इंटू एक्स जब करेंगे z इंटू एक्स, सो 4t इंटू t प्लस 1 मिलना था प्लस 1, और dy की वैल्यू भी dt है। उसके बाद है एक्स वाई, सो x इंटू वाई करेंगे तो t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी जेड मिल रहा है 4dt।
और यहाँ से अब आप देख लोगे t की लिमिट्स क्या बनेंगी। व्हेन x इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो x1 के लिए t की वैल्यू आ रही है 0 और x2 के लिए t की वैल्यू आ रही है 1, और नहीं तो क्योंकि यहाँ y इज इक्वल टू t है सिंपली, तो y की लिमिट्स हैं 0 to 1। सो सिंपल इंटीग्रेशन है, करके सॉल्व करोगे 9 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। So this is our chapter of vector integration. Complete your first exercise and then in the next lecture we'll start with the next topic.